हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक, एक आरंभिक साम्राज्य। तो आपने बच्चों पहले पढ़ा था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था इसमें कि 16 महाजनपद थे। उसके बाद उनमें मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो मगध में कई वंश हुए, तो जो सबसे नंद वंश जो था उसको समाप्त करके ये मौर्य वंश शुरू हुआ था। नंद वंश का जो आखिरी राजा था धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको मारकर फिर वहाँ पर नया वंश, अपना मौर्य वंश शुरू किया था। और मौर्य वंश को ही मुख्य माना जाता है क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य हुआ। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का मतलब होता है कि उसने आसपास के क्षेत्रों को अपने अंडर करके काफ़ी बड़े राज्य पर अपना वो कर लिया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। तो उसी के बारे में अब हमने पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक का मतलब है मौर्य साम्राज्य शुरू कहाँ से हुआ, इसकी स्टार्टिंग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो कई बार एक नंबर में आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ब्रैकेट में लिखा हुआ है लगभग 321 ईसा पूर्व, यानी कि मौर्य वंश जो है, मौर्य साम्राज्य जो है ये शुरू कब हुआ, तो 321 ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था वो आप अंडरलाइन कर लो कि इसका जो शासन है वो पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ तक अंडरलाइन करो पूरा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसे चंद्रगुप्त पहला राजा बना मौर्य वंश का, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार बना, फिर बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक राजा बना। तो चंद्रगुप्त और अशोक जो है ये मेन राजा रहे। बिंदुसार जो है इनसे ज़रा कम प्रसिद्ध था। तो इसका जो चंद्रगुप्त का जो पोता था अशोक, उसे आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है। तो इसमें पहले पैराग्राफ में कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो एक बार संस्थापक कौन था, शुरू कब हुआ मौर्य साम्राज्य, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये इसके मेन है। अब उसके बाद 3.1 पर आ जाओ, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है कि मौर्य काल के इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे, या मौर्य वंश के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ये जो मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है, ये इतिहासकारों को जो पता चला मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो किन किन चीज़ों से उनको जानकारी मिली, ये हमने इसमें पढ़ना है। तो ये आप तीसरी लाइन में मूर्ति कला लिखा हुआ है, एक तो उसको अंडरलाइन कर लो कि मौर्य साम्राज्य के समय की जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे और इन मूर्तियों से भी इनके बारे में पता चला है। तो ये मूर्ति कला जो थर्ड लाइन है, मूर्ति कला, पहला पॉइंट तुम्हारा मूर्ति कला का हो जाएगा कि भाई उनकी मूर्तियों से भी पता चला है मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड में आप ये ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैक्सनीज द्वारा लिखा गया विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान का राजदूत मैक्सनीज जो है ये आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और उस इंडिका पुस्तक में उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। तो पहला पॉइंट मूर्तिकला हो जाएगा तुम्हारा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मैक्सनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये मैक्सनीज आया था, इसने इंडिका पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा अर्थशास्त्र। यहाँ ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, जो उसका मंत्री था, कौटिल्य कह लो या चाणक्य कह लो या विष्णुगुप्त कह लो, तुमने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा हुआ है। तो इसका जो गुरु था चाणक्य, चंद्रगुप्त का मंत्री भी था वो, उसने जो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र बेटा, ये वो बच्चों का वो इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र में उसने राजनीति के बारे में लिखा था। तो उससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
उसके बाद कई ग्रंथ जैसे जैनियों के ग्रंथ थे, बौद्ध के थे या और पुराने ग्रंथ थे या संस्कृत के ग्रंथ थे, उनमें भी मौर्य शासकों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उनसे भी जानकारी मिलती है। और जो सबसे मूल्यवान स्रोत माने गए हैं वो हैं अशोक के अभिलेख। पत्थरों पर, स्तंभों पर, कई जगह पर अशोक के अभिलेख मिले। जैसे हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था, तो सभी जगह पे अशोक के अभिलेख मिले हैं पत्थरों और स्तंभों पर, और उन अभिलेखों से भी मौर्य वंश के बारे में बहुत जानकारी मिली है। तो आपने ये जो भी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, ये सारा इस प्रश्न का आंसर हो गया कि मौर्य वंश के बारे में हमें कैसे पता चला। अब सेकंड पैराग्राफ है, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ये तो अभी हमने बता ही दिया कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो मेन स्रोत माने गए हैं। तो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार करा। ये धम्म बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म का मतलब बेटा धर्म नहीं है, धम्म एक नियमावली है जिसमें कि उसने अपने अभिलेखों से लोगों को बताया कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या था, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। मौर्य साम्राज्य के समय में, अशोक के समय में बहुत सारे धर्म थे, तो इसलिए वो ये चाहता था कि लोग एक दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करें ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो। तो ये जो धम्म के बारे में कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि धम्म से आप क्या समझते हैं और धम्म की क्या विशेष बातें हैं। तो धम्म एक नियमावली है और उसकी विशेष बातें ये सारी तुमने अंडरलाइन करनी है। बड़ों के प्रति आदर से लेकर दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, उसका प्रशासन कैसे होता था, कैसे वो अपने प्रशासन को संभालते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अपने जो मौर्य साम्राज्य था उसके 5 प्रमुख केंद्र बनाए। पहला केंद्र तो उसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, और 4 उसके प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सब के बारे में अशोक के अभिलेखों में पता चला है। अब आप ये देखो 5 केंद्र कई बार 1 नंबर में वैसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन केंद्रों के नाम भी याद होने चाहिए। उसके बाद तो पहली लाइन तो यही इंपॉर्टेंट है कि 5 उसके प्रमुख केंद्र थे और उन केंद्रों के नाम, ये हो गए फर्स्ट लाइन। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो पॉइंट्स में जैसे आप दोगे तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होगा कि विशाल जो साम्राज्य था, काफ़ी विशाल साम्राज्य था। तुमने पढ़ा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान तक ये सब फैला हुआ था। तो इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा कि जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था वहाँ एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। सेकंड पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। साम्राज्य में क्षेत्रों में मतलब अलग एक जैसे नहीं थे। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र थे और कहीं पर उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र थे। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने ये पॉइंट अंडरलाइन करना है, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। अगला पॉइंट हो जाएगा स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदानों के लिए उपयोगी था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन होता था। उसके बाद नेक्स्ट
राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। अब आज कल जैसे ट्रेन्स हैं, प्लेन वगैरह होते हैं तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उस समय तो ये सब नहीं था। तो उस समय कई सप्ताह कई महीने लगते थे। अब जब बहुत सारे सप्ताह या महीने लगने हैं तो ज़रूरी बात है जो भी आ जा रहे हैं उन्होंने कहीं रुकेंगे भी, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो इसलिए उसमें उस समय जो है मतलब उस प्रशासन में यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती थी और उनकी सुरक्षा भी की जाती थी और उनके ठहरने का भी इंतज़ाम होता था। तो ये भी अब आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, उनका विश्राम, इन सब की व्यवस्था की जाती थी। अगला पॉइंट हो जाएगा कि मैक्सनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए, जो इनकी सैनिक गतिविधियां थी उसके लिए मैक्सनीज ने बताया कि उस समय एक समिति होती थी और 6 उप समितियाँ होती थी। अब वो जो 6 उप समितियाँ हैं उनके क्या क्या काम होते थे वो भी अंडरलाइन करने हैं। एक उप समिति नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी अश्वारोहियों का, पांचवी रथारोहियों का और छठी हाथियों का संचालन करती थी। और जो दूसरी उपसमिति थी उसका काम कई तरह का था, जैसे कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। तो इसका जो काम था वो थोड़ा अलग टाइप का था। तो ये यहाँ तक जो है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में से ये पॉइंट आप लोगे कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म का मतलब बनाने का प्रयास किया और उसने ये काम धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। नेक्स्ट ये अंडरलाइन करोगे कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। और अगला पॉइंट हो जाएगा, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यानी कि अशोक ने स्पेशल कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की कि वो अलग अलग जगह जाकर धम्म का प्रचार करेंगे, और वो जो अधिकारी थे उनको कहा गया धम्म महामात। तो आपने बेटा इसमें एक तो जो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो तो सीधा सीधा वो पूछ लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताओ। तो उसमें ये 3.2 में हमने जितना भी पढ़ा है, जो जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं वो सब इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। और 1 नंबर में या तो वो 5 केंद्रों के नाम पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के 5 केंद्र कौन से थे, ये पूछ लेते हैं, या वो ये पूछ लेते हैं कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया। तो उसने कई अधिकारियों को नियुक्त करा, उन्हें धम्म महामात कहा गया। या ऐसे पूछा जाता है कि धम्म महामात से आप क्या समझते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही इसके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1 मिनट बेटा, ये जो बीच में ये रह गया तुम्हारा, ये जो चित्र बना हुआ है इससे आप सब जानते ही हैं, ये चित्र है सिंह शीर्ष का चित्र, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो ये भी कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो बेटा ये जो है, ये सिंह शीर्ष अशोक के स्तंभ पर बना हुआ था, ये आप सब जानते ही हैं। और इसमें ये जो 4 शेर बने हुए हैं, ये जो है राज्य की शक्ति का प्रतीक है। और ये जो बीच में चक्र बना हुआ है पत्थर का जो आप लोग देख रहे हो, ये अशोक के धम्म का प्रतीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये शेर शक्ति का प्रतीक है और जो धम्म का प्रतीक है वो ये चक्र है। अब बात ये होती है कि ये आज महत्वपूर्ण क्यों है, इतना क्यों इसको इतना अहम माना गया है। तो ये आप सबको पता ही है कि ये इतना अहम क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश का, हमारे भारत का ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अब इसके बाद बेटा 3.3 पर आ जाओ। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण
था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसकी पहली लाइन ही अंडरलाइन करनी है आपने कि 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। मौर्य साम्राज्य को मतलब इतिहास में बहुत प्रमुख काल, बहुत प्रमुख समय वो माना गया है, क्योंकि यही वो समय था जब अखंड भारत की रचना हुई थी। उसके बाद 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। उन्हें मतलब ऐसा साम्राज्य जो है मतलब उनको मतलब बहुत लगा कि भाई ये ऐसा साम्राज्य भी था उस समय हमारे भारत में। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा मूर्तियाँ। मौर्यकालीन जो मूर्तियाँ हैं वो एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, यानी वो ऐसी मूर्तियाँ थी जो कि साम्राज्य की पहचान मानेंगी और जिसकी सबने तारीफ की। उसके बाद इतिहासकारों को ये भी मतलब ऐसा भी लगा कि जो बाकी के राजा हुए हैं उनकी अपेक्षा अशोक जो थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही बाद के जो राजा थे उनकी अपेक्षा वो विनीत भी थे, जो कि अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। मतलब अशोक ने अपने नाम के साथ ऐसे कोई बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। फिर भी ये जो है मौर्य साम्राज्य इतना कम चलने के बावजूद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। तो आपने बेटा इसमें क्वेश्चंस जो हैं, एक तो ये बन जाता है कि अभिलेखों के माध्यम से अशोक के बारे में क्या जानकारी मिली। तो अशोक के बारे में हमें क्या जानकारी मिली कि अशोक बहुत ताकतवर थे, परिश्रमी थे, वो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ते थे और धर्म का उन्होंने प्रचार करा। ये सब जानकारियां आपको मिली हैं इसमें। और एक सिंह शीर्ष को क्यों अहम माना गया, ये भी कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है।